अवर मैथ्स आप गणित यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का राजनीति विज्ञान का पेपर है, उसको हल करेंगे। राजनीति विज्ञान 12वीं क्लास की। तो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर हुआ था, तो उसको आज हम हल करेंगे। तो आप भी अपने पास पेपर ले ले और पेपर में देख करके क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले एबीसीडी वाला एक खंड ए आता है, तो उसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्यों ने सोवियत संघ को कब भंग किया? तो सोवियत संघ को कब भंग करा था? पहले प्रश्न का पहला भाग है, सोवियत संघ को कब भंग करा था? 1991 में। आपका है बे, ऑप्शन बे 1991 में। रूस, यूक्रेन, बेलारूस तीनों ने घोषणा करी थी। दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा बाल्टिक गणराज्य का समूह है? तो बाल्टिक गणराज्य का समूह कौन सा है? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। मतलब 6 ऑप्शन है। दूसरे में कौन सा भाग आएगा आपका? दूसरे में 6 भाग आ जाएगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। तीसरा क्वेश्चन देखो, अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा हेतु एक नई संरचना की स्थापना की, जो है अमेरिका का कौन सा सुरक्षा संगठन है? नाटो। अमेरिका का नाटो है। 3 नंबर का ऑप्शन आ गया नाटो से। नाटो। वार्सा पैक्ट किसका है? सोवियत संघ का। आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोपीय संघ तो यूरोपीय का है। आगे वाला देखो, देखें दक्षेश या सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेश दक्षिण एशिया का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका का कौन सा ऑप्शन है? से। ढाका। पांचवा क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? न्याय परिषद। पांचवें का उत्तर आएगा दे, न्यास परिषद। छठा क्वेश्चन देखो, जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा तथा राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, वो कहलाते हैं। जिन देश छोड़ने पे मजबूर होते हैं मतलब दूसरे देश जाएंगे, तो दूसरे देश जाने वाले को शरणार्थी कहते हैं, जो मजबूरी में दूसरे देश जाते हैं। जैसे बांग्लादेश युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भारत आ गए थे, तो वो शरणार्थी कहलाए, जो आज भी समस्या बनी हुई है। शरणार्थी, शरणार्थी बे, ऑप्शन बे शरणार्थी। और ऑप्शन दे रखे आप्रवासी। आप्रवासी वो है जो अपनी इच्छा से जाते हैं। घुसपैठिए जो जबरदस्ती घुस जाते हैं। और विस्थापित जन है वो हिंसा के दौरान या उनको विस्थापित किसी प्रकार से कर दिया जाता है। वो मैकडोनाल्डीकरण शब्द किस देश की ओर इंगित करता है? तो ये अमेरिका की तरफ इंगित करता है। ये तो आपको पता ही है सीधा सीधा, अमेरिका, ऑप्शन ए। आठवां क्वेश्चन देखो, वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये गलत हुआ था। वैश्विक ताप वृद्धि में निम्न में से किस गैस की भूमिका नहीं है? तो ऑक्सीजन की नहीं होती है, बाकी तो होती है। आपको ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीजन बे। आठवें का ऑप्शन आ जाएगा बे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की भूमिका नहीं होती है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, मीथेन की होती है, हाइड्रोक्लोरोकार्बन की होती है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन तो किया गया 1953 में, 1953। और राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना था 1956 में। तो दोनों ऑप्शन दे रखे। हमारा गठन कब हुआ था? 1953 में। भारतीय जनसंघ की स्थापना या गठन कब हुआ? भारतीय जनसंघ जो आज भाजपा बन गई है, उससे मतलब उस दल को समाप्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी नया गठबंधन बन गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? दे 1951।
पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने चुनाव लड़ा था और इसकी स्थापना करने वाले थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आरएसएस से ताल्लुक रखते थे। आगे वाला क्वेश्चन देखो, देखिए 9वां 10वां 11वां क्वेश्चन देखो। 1944 में उद्योगपतियों के समूह ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, वह कहलाता है। तो 1944 में उद्योगपतियों ने कौन सा प्लान चलाया था? बॉम्बे प्लान। तो 11वें का ऑप्शन आ जाएगा आपका बॉम्बे प्लान दे। बॉम्बे प्लान। 12वां देखो, देखें विकास के उदारवादी पूंजीवादी मॉडल का समर्थक देश था। तो उदारवादी पूंजीवादी कौन सा था? अमेरिका। सोवियत संघ साम्यवादी था। अमेरिका। 12वें का उत्तर आ जाएगा अमेरिका से। अमेरिका। रूस साम्यवादी था, चीन भी साम्यवादी था, उत्तरी कोरिया है वो आत्मनिर्भरता का अपना अलग ही मॉडल लिए बैठा था। 13वां देखो। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर को लेकर किस देश पर आक्रमण किया? तो स्वेज नहर को लेकर के मिस्र पे आक्रमण करा था। ऑप्शन नंबर 13वें में ऑप्शन है दे, मिस्र। 14वां देखो। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार कौन थे? राम मनोहर लोहिया। 14वां क्वेश्चन देखो, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन से। राम मनोहर लोहिया। 12 जून 1975 को किस न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को असंवैधानिक घोषित किया था? तो इंदिरा गांधी से संबंधित कौन से न्यायालय में केस चल रहा था जिसमें विपक्ष ने चुनौती दी थी? विपक्ष मतलब गैर कांग्रेसवाद ने चुनौती दी थी कि इंदिरा गांधी ने सरकारी महकमे का उपयोग करा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट था। ऑप्शन नंबर से। 15वें का ऑप्शन नंबर से, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 1965 से पूर्व भारत में किस राज्य के मुखिया का पद नाम प्रधानमंत्री था? तो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में होते था। 16वां क्वेश्चन देखो, ऑप्शन आएगा ए, जम्मू एंड कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर कहते थे इसको। जम्मू कश्मीर में पहले 1965 से पहले जो मुखिया होता था सरकार का, उसको प्रधानमंत्री कहते थे। 1975 में सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? तो सिक्किम 1975 में भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। 22वां ऑप्शन नंबर से। 22वां। 21वां कौन सा? मेघालय था। और 23वां? 22वां सिक्किम था, उसके बाद मिजोरम बना था। बहुजन समाज पार्टी ने 1989 व 91 में किस राज्य में सरकार बनाई? तो बहुजन समाज पार्टी किसमें थे? उत्तर प्रदेश, यूपी। 18 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दे। उत्तर प्रदेश। बहुजन समाज पार्टी कांसीराम जो उसके मुखिया थे, और मायावती ने सरकार बनाई थी। मायावती उस टाइम मुखिया बनी थी। आगे वाला देखो, देखे तो 18 ऑप्शन ये थे। पहले भाग के पहले क्वेश्चन के 18 ऑप्शन। अब दूसरा करते हैं रिक्त स्थान वाला। दूसरा क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का पहला, 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में खाली जगह क्रांति हुई। कौन सी? साम्यवादी। चीनी साम्यवादी लिख सकते हो आप, या सिर्फ साम्यवादी लिख सकते हो, साम्यवादी। दूसरी खाली जगह देखो, देखे रासायनिक हथियार सम्मेलन में हस्ताक्षर खाली जगह में हुआ। तो रासायनिक केमिकल वेपन कन्वेंशन कब हुआ था? 1997 में।
वैसे 1993 में मानते हैं कि हस्ताक्षर 93 में हुआ, 97 में लागू हुआ, परंतु हमारी एनसीईआरटी में 1997 में दे रखा है, तो ऑप्शन में क्या लिखोगे? 1997 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। तीसरा देखो, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक सन खाली जगह में ब्राजील में आयोजित हुई, तो कौन से सन में हुई थी? 2001 में हुई थी। सन 2001 में ब्राजील में जो बैठक थी वर्ल्ड सोशल फोरम की, वो हुई थी। स्वतंत्रता के बाद अधिकांश रजवाड़ों ने भारत के साथ खाली जगह का दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, तो कौन सा था? विले पत्र या सहमति पत्र। चौथे में आ गया विले पत्र, या आप कह सकते हो सहमति पत्र। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन में हुआ। गुट निरपेक्ष का पहला कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? सन 1961 में हुआ था। और कहाँ? बेलग्रेड में हुआ था। ये क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में भी था, अगर मॉडल पेपर आपने ध्यान से पढ़ा है। मंडल आयोग का अध्यक्ष खाली जगह को बनाया गया था, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन था? मंडल ही था। उसका पूरा नाम क्या था? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, या आप बीपी मंडल भी लिख सकते हो। मंडल आयोग किससे संबंधित था? ओबीसी से संबंधित था, ये हमें बताइए। तो ये खाली जगह वाले 6 क्वेश्चन थे। पहले में आएगा चीनी साम्यवादी, दूसरे में 1997, तीसरे में 2001 विलय पत्र या सहमति पत्र, 1961 और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आगे वाला देखो, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का पहला है आसियान शैली। आसियान शैली, तो आसियान शैली क्या है संक्षिप्त में समझाइए। तो आसियान शैली जो आसियान देशों का जो संगठन थे, सदस्य थे, उनके अपनी अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की जो शैली थी उसको आसियान शैली कहते थे। दूसरा क्वेश्चन देखो, आप ऐसे लिख सकते हो कामकाज की शैली। आसियान जो देश थे, उनके सदस्य देश थे, उनके कामकाज करने की शैली थी, उसको आसियान शैली कहते थे। दक्षिण एशिया पद में सम्मिलित किन्हीं 4 देशों। दक्षिण एशिया में कौन शामिल है? हम शामिल हैं। दक्षिण एशिया, भारत, हमारा देश पड़ोसी श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 4 ही पूछे, 4 देश हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तीसरे में पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945। ये तो आपको याद ही, कई बार याद करा है। 24 अक्टूबर 1945। मानवाधिकारों को सामान्यतः कितनी कोटियों में विभाजित करा जाता है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन हार्ड था, क्योंकि किताब में स्पष्ट नहीं दे रखा था। तो ये लगभग 3 कोटियां मानते हैं मानवाधिकार को विभाजित करने की। पहली तो मानते हैं नागरिक या राजनीतिक अधिकार, दूसरी आर्थिक सामाजिक रूप से वो अधिकार, और तीसरी एकजुटता का या सामूहिकता का अधिकार है, उसको मैं मानते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो, देखें पृथ्वी सम्मेलन में किन्होंने भाग लिया? तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरियो में। पर आपको पूछा किन्होंने भाग लिया, तो देशों ने भाग लिए। कितने देश थे? लगभग 170 के आसपास थे। क्या देश थे? लगभग 170। एनजीओ थे। एनजीओ जानते हो क्या? एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन, उन्होंने भाग लिया। और साथ में बहुराष्ट्रीय जो निगम थे, उन्होंने भी भाग लिया। सिर्फ देशों ने ही नहीं लिया, देशों के साथ साथ इन संगठनों ने भी भाग लिया था। तो ये आपको लिखना था इसमें।
6 नंबर वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। तो वैश्वीकरण का अर्थ जानते ही हो, वैश्वीकरण मतलब आवाजाही दूसरे देश में किस प्रकार की, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तकनीकी रूप से, मतलब एक देश की तकनीकी दूसरे देश में आ रही है, एक देश की संस्कृति दूसरे देश में आ रही है, तो वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, कोई दो कारक लिखिए। ये तो था वैश्वीकरण। अब पूछ रहा है वैश्वीकरण के कारक, कौन से कारक उत्तरदायी है? तो आप कह सकते हो क्या प्रौद्योगिकी या तकनीकी? प्रौद्योगिकी लिख देता हूं। प्रौद्योगिकी में प्रगति, इसके कारण वैश्वीकरण हुआ। आज हम संचार के साधन में बहुत सारी प्रगति कर लिए। व्यापार में प्रगति, वैश्वीकरण के कारण ही तो व्यापार संभव हुआ, दूसरे देशों की चीजें यहाँ आ रही है, यहाँ की चीजें दूसरे देशों में जा रही है, मतलब व्यापार की अलग अलग नीतियां बनाई, वो वैश्वीकरण का कारण। सन 2000 में भारत में कौन से 3 नए राज्य बने? तो 2000 में भारत में कौन से नए राज्य बने थे? 8वां क्वेश्चन है क्या? तो छत्तीसगढ़ बना था क्या? छत्तीसगढ़ बना था नवंबर में, 1 नवंबर। फिर नवंबर में उत्तराखंड बना था, और फिर नवंबर में झारखंड बना था। मतलब एक ही महीने में 3 राज्य बनाए थे। ये बना था 1 नवंबर 2000 को, ये बना था 9 नवंबर को, और ये बना था 15 नवंबर को। 9वां क्वेश्चन देखो, देखें 1957 में केरल के किस दल की अगुवाई में गठबंधन की सरकार बनी थी? तो 1957 की बात कर रहा हूं। 1957 में कौन सा दल था? एक ही दल था, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अगुवाई में सरकार बनी थी गठबंधन से। 5 शायद निर्दलीय थे और बाकी सीपीआई के थे, ऐसे करके सरकार बनी थी। शिमला समझौता कब हुए, किन के मध्य हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में, 3 जुलाई 1972 शायद। किन के बीच? भारत की थी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस टाइम की, और पाकिस्तान के उस टाइम के प्रमुख नेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। फिर आगे 11वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे? कर्पूरी ठाकुर जिनको भारत रत्न दिया गया 2024 में अभी, तो वो किससे थे? वो बिहार से थे। बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। और कर्पूरी ठाकुर किससे संबंधित थे? ओबीसी से संबंधित थे। आगे 12वां क्वेश्चन देखो, देखें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिंडिकेट के किन्हीं 2 नेताओं के नाम लिखे। तो सिंडिकेट कौन से नेता थे? जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पीछे नाम आ ही रखा हमारा, के कामराज। आप के कामराज का लिख सकते हो, आप एन संजीव रेड्डी का लिख सकते हो, जो दोनों ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं। आगे देखो, फिर तीसरा क्वेश्चन देखो, खंड बे देखो, तीसरा क्वेश्चन क्या, चौथा क्वेश्चन। तीसरे के 12 भाग थे, 12 भाग कर लिए। अब चौथा क्वेश्चन देखो, देखें खंड बे, चौथा क्वेश्चन। सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 परिणामों को स्पष्ट कीजिए। आपको परिणामों को स्पष्ट करना। सोवियत संघ के विघटन से क्या हुआ था? एक तो नए देशों का उदय हुआ था, नए देशों का उदय, और दूसरा सोवियत संघ के विघटन से दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध समाप्त हो गया था। तो आप ये लिख सकते हो, शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध की समाप्ति। तो इनके बारे में आप और लिख सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। भारत और सोवियत संघ के मध्य सांस्कृतिक संबंधों को संक्षेप में लिखिए। तो आप इसके अंदर संक्षेप में क्या लिख सकते हो?
संस्कृति के भारत की सिनेमा है, सोवियत संघ है, तो आप लिख सकते हो साहित्य, कला, शिक्षा, सिनेमा, दर्शन, या आप लिख सकते हो सिनेमा। तो ये इनका आदान प्रदान हो रहा था भारत और सोवियत संघ में, पहले से इनका आदान प्रदान चल रहा था। तो ये मध्य भारत और सोवियत संघ के साथ गहरी दोस्ती भी रही है। आपके मतानुसार भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवादों का मुख्य मुद्दा कौन सा है? संक्षेप में लिखिए। तो भारत और बांग्लादेश का मुख्य मुद्दा पहले सबसे पहला था घुसपैठिया, घुसपैठ, सीमा पार घुसपैठ भेजते हैं और तस्करी भी कह सकते हो इसमें। दूसरा मुद्दा आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो शरणार्थियों का, क्योंकि बांग्लादेश से सबसे ज्यादा शरणार्थी है वो भारत में आए हैं। तीसरा आप नदी जल समझौता भी लिख सकते हो, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी को लेकर के दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। तो इस प्रकार से आप संक्षेप में लिख सकते हो। आपके अनुसार भारत व नेपाल में मधुर संबंध है, अपने मत को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो भारत और नेपाल के बीच मध्य मधुर संबंध है, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पर भारतीय बिना वीजा के जा सकते हैं। तो आप संक्षेप में लिख सकते हो खुली सीमा, आप लिख सकते हो इसकी सीमा कैसी है, खुली, हम आवागमन कर सकते हैं। आप पॉइंट बना करके लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो आप दूसरा लिख सकते हो मुक्त आवागमन, मुक्त आवागमन। आप पासपोर्ट से जा सकते हो, वीजा की जरूरत नहीं है, या सीधा आपके पास पहचान पत्र है तो उससे भी जा सकते हो। 8वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आपका मानना है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में मानवता की सुरक्षा में आतंकवाद मुख्य खतरा है, इसका उदाहरण संक्षेप में लिखिए। तो आप उदाहरण दे सकते हो अपारंपरिक धारणा में सुरक्षा, जैसे 26/11 का आतंकी हमला, 26/11 का हमला कहाँ हुआ था? मुंबई। आप ये लिख सकते हो 9/11 का हमला, ये कहाँ हुआ था? अमेरिका। तो ये आतंकी हमला था। तो आप ये कह सकते हो आतंकवाद है वो ज्यादा भीड़ वाले इलाके को टारगेट करता है। जैसे ये दो उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण देकर के बताना था, तो इसके आप संक्षेप में और लिखोगे। वैश्वीकरण, 9वां क्वेश्चन देखो। वैश्वीकरण के कारण वस्तुओं व पूंजी की तुलना में लोगों का प्रवाह कम हुआ, इसके कोई दो कारण लिखिए। तो लोगों का प्रवाह कम होगा, इसका कारण एक तो है वीजा प्रतिबंध, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में आने जाने के लिए वीजा चाहिए नेपाल को छोड़ करके। दूसरा हम लिख सकते हैं वीजा या प्रवास। और सबसे बड़ी समस्या आती है भाषा की या संस्कृति की। भाषा और संस्कृति, दूसरे देश चले तो जाएं पर भाषा ही ना आए तो क्या करें। आगे देखो 10वां क्वेश्चन। हैदराबाद में भारत में विलय में कौन सी समस्या आई थी? संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। हैदराबाद का शासन था उसको निजाम कहते थे। तो निजाम कभी तो कह रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे, और जब स्वतंत्र रहने का नहीं दिया तो उसने कहा हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो मुख्य बड़ी समस्या यही थी कि निजाम जो राजा होता था हैदराबाद का, वो खुद चाह रहा था कि हम स्वतंत्र रहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, भारत के सामने नहीं मिलेंगे। तो इसकी जो सेना थी उसको रजाकार कहते थे, ये अत्याचार कर रही थी। ये हैदराबाद की आम जनता पर अत्याचार कर रही थी, इसलिए जनता भारत में शामिल होना चाहती थी, निजाम नहीं चाहता था। तो भारत में सेनाओं की सहायता से इनको हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया था। तो आप ये लिख सकते थे, समस्या यही आई थी। 11 नंबर देखो। मतपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में मतदान करवाने से आप किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? अपने उत्तर के पक्ष में दो कारण बताइए। सर्वश्रेष्ठ ईवीएम है। ईवीएम सर्वश्रेष्ठ क्यों है? इसके पक्ष में आप कारण दे सकते हो। एक तो लिख सकते हो समय की बचत, समय की बचत, ईवीएम से जल्दी जल्दी वोटिंग हो जाती है। दूसरा आप लिख सकते हो समय की बचत है और धांधली कम होगी, धांधली कम।
परंतु अब तो सरकारें आरोप लगा रही है, जैसे भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो कांग्रेस सरकार आरोप लगा रही है कि ईवीएम से धांधली हो रही है वगैरह वगैरह। परंतु ईवीएम में उससे समय की बचत होती है, धांधली कम होने के चांस है। आप अपने पक्ष में तर्क दे सकते हो, होती है नहीं होती है वो बाद की बात है। 12वां क्वेश्चन देखो, भारत व चीन के मध्य 1962 में हुए युद्ध के कोई दो कारण लिखिए। तो 1962 में युद्ध क्यों हुआ था? सीधा सीधा बात है, युद्ध होने का कारण सीमा विवाद है। यही पाकिस्तान के साथ है, यही बांग्लादेश के साथ था। दूसरा आप लिख सकते हो तिब्बत का मुद्दा, तिब्बत का मुद्दा। ये दो आप कारण लिख सकते हो, और भी अगर आपके दिमाग में और आ रहे हैं तो आप और भी कारण लिख सकते हो। 13वां क्वेश्चन है दल बदल। दल बदल से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो दल बदल मतलब किसी पार्टी का नेता जीत गया तो वो एक दल से दूसरे दल में चला गया, जैसे कांग्रेस से जीता है और वो बीजेपी में चला गया। और ये दल बदल है वो कब हुआ था? हरियाणा का चुनाव था 1967 में। तो एक गयालाल नाम का विधायक था, गयालाल विधायक है, उसने क्या करा, कुछ ही दिनों के अंदर 3-4 बार दल को बदल लिया था। आया राम गया राम नाम का जुमला प्रसिद्ध हुआ था। तो इसके लिए 1985 में एक कानून बना, दल बदल विरोधी कानून, जिससे इनको कुछ कंट्रोल में करा गया था। तो आप ये पूरा बता सकते हो, संक्षिप्त में लिखना है तो आप ये संक्षिप्त में पूरा बता सकते हो। आगे देखो, फिर बे खंड में 13 क्वेश्चन थे, ये 4 से लेकर के 13। अब आगे वाले क्वेश्चन देखो, देखें सी खंड का, खंड से तीसरा भाग पेपर का बड़े वाले क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और एक बात आप और देखोगे कि ब्लूप्रिंट के आधार पर पेपर नहीं आया है इस बार। जो आरबीएसई ने ब्लूप्रिंट जारी करा था उस ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं आया है पेपर। 14वां क्वेश्चन देखो, देखें अब तो बड़े वाले क्वेश्चन आगे सारे करवाने तो पॉसिबल नहीं है, परंतु आपको बता देते हैं कि उसमें क्या क्या लिखा जाता है। आपके मतानुसार यूरोपीय संघ ने एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम किया, अपने मत के पक्ष में तर्क दीजिए। यूरोपीय राष्ट्र ईयू, इसने एक विशाल राष्ट्र की तरह कार्य करा है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 नंबर आप लिख सकते हो समान मुद्रा थी। यूरोपीय संघ ने मुद्रा कैसी अपनाई थी? एक जैसी मुद्रा अपना ली। 2 नंबर आप लिख सकते हो इनकी समान विदेश नीति थी। यूरोपीय संघ में जितने भी देश शामिल थे उनकी विदेश नीति कैसी थी? समान थी। आप लिख सकते हो इनका झंडा भी एक था, गान भी एक था, मतलब इनका राष्ट्र जो गान था वो भी एक था। मुक्त आवाजाही थी, यूरोपीय संघ के जितने भी देश थे वो मुक्त में आवाजाही करते थे। तो ये बातें आप लिख सकते थे, अपने पक्ष में तर्क दे सकते थे। आपके मतानुसार विजन दस्तावेज 2020 में आसियान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुमुखी भूमिका रही है। आसियान में विजन 2020 अथवा वाले में आप क्या लिख सकते थे? आसियान भी एक देशों का संगठन है दक्षिण पूर्वी। तो इन्होंने एआरएफ की स्थापना करी थी, एफटीए की भी स्थापना करी, मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया। तो ये आप इस पे लिख सकते थे। 15वां क्वेश्चन देखो, देखें विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योगों का विरोध करने के कोई 3 कारण लिखिए। तो खनिज उद्योगों का विरोध करना सबसे पहला तो है पारिस्थितिकी, या आप लिख सकते हो पर्यावरण, क्योंकि जहां खनिज होंगे वहां पर्यावरण नष्ट होगा। दूसरा आप लिख सकते हो जैव विविधता, जैव विविधता वो होगी। आप लिख सकते हो विस्थापन, वहां पर रहने वाले लोग हैं उनका विस्थापन करना पड़ेगा, उनको जाना पड़ेगा। और चौथा आप लिख सकते हो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जहां फैक्ट्रियां होगी वहां धुआं होगा, प्रदूषण होगा, तो क्या है जोखिम रहता ही है। इसके अलावा आप इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखो, भारत में पावन वन प्रांतर की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। भारत में वन है उनको पवित्र माना जाता है, क्यों माना जाता है?
आप लिख सकते हो धार्मिक महत्व है वनों का। भारत में वनों का धार्मिक महत्व है। जैसे अभी ओरन बचाओ आंदोलन चल रहा है, तो हमारे यहाँ ओरन एक प्रकार का वन ही है। दूसरा आप लिख सकते हो जैव विविधता का भी इसमें लिख सकते हो। और तीसरा कारण आप लिख सकते हो पारंपरिक ज्ञान, या आप लिख सकते हो पहले से जो परंपराएं चली आ रही है उसके अनुसार। 16वां क्वेश्चन देखो, नियोजन में केरल मॉडल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। केरल मॉडल क्या था ये तो सब जानते हो। नियोजित विकास की जो अवधारणाएं थी उसमें केरल मॉडल है उसको अपनाया गया था। तो केरल मॉडल क्या था, मानव संसाधन विकास करना था। केरल मॉडल था मानव संसाधन विकास। जब इसके बारे में आपको लिखना था मानव संसाधन विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप लिखते सामाजिक कल्याण के लिए। केरल मॉडल है वो सामाजिक कल्याण के लिए भी था। आप लिख देते विकेंद्रीकृत योजनाएं। केरल मॉडल में विकेंद्रीकृत योजनाएं थी। इसके अथवा में आपको क्या पूछा गया है, योजना आयोग को कार्य करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो योजना आयोग को कार्य करने के लिए सबसे पहले तो उनके पास संसाधन देखने चाहिए, कितने संसाधन है सरकार के पास। दूसरा काम उनको क्या करना चाहिए, उनको प्राथमिकताएं निर्धारित करनी चाहिए। कि कौन से क्षेत्र को प्राथमिकता देनी है, किस काम को पहले करना है, किसको नहीं करना है। और उसके बाद उनको सामाजिक न्याय भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में ज्यादा काम कर लिया या किसी एक समुदाय विशेष के लिए ज्यादा काम कर लिया। तो योजना आयोग को कुछ ऐसे ऐसे काम देखने चाहिए, मतलब इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। आगे देखो 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है गोवा का मुक्ति। गोवा को कब मुक्त करवाया था। भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र, या आप कह सकते हो एकमात्र ऐसी जगह थी वहां पर पुर्तगालों का शासन था। गोवा को मुक्त करवाया, किन से करवाना पड़ा, गोवा मुक्ति। गोवा में शासन किसका था, पुर्तगालों का। ठीक बात है क्या। गोवा की मुक्ति एवं भारत में राज्य बनाने के घटनाक्रम की विवेचना कीजिए। आपको घटनाक्रम लिखना है, तो घटनाक्रम सबसे पहले क्या हुआ, पुर्तगालों का शासन था। फिर क्या हुआ, फिर मुक्ति संघर्ष छिड़ा, गोवा को मुक्त कराने के लिए आंदोलन हुए, मुक्ति आंदोलन। और उसके बाद क्या हुआ, सेना गई थी, सैन्य कार्रवाई हुई थी, भारतीय सेना ने कार्रवाई करी। तो आप लिख सकते हो सैन्य कार्यवाही या कार्रवाई। फिर आप लिख सकते हो पूर्ण राज्य का, उससे पहले इनको यूटी बनाया था, सोवियत संख्या यूनियन टेरिटरी बनाया था। और उसके बाद इनको संपूर्ण राज्य का दर्जा या पूर्ण राज्य लिख दो, पूर्ण राज्य का दर्जा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 में। और सैन्य कार्रवाई कब हुई थी, 1961 में। तो ये गोवा के मुक्ति के लिए घटनाक्रम है। उनको पहले पुर्तगालों का शासन था, मुक्ति आंदोलन छिड़ा, फिर सैन्य कार्रवाई हुई, फिर संपूर्ण राज्य या पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके अथवा वाला, भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं विविध रूपों में उभरती रही है, इससे भारतीय राजनीति को क्या सबक मिलते हैं, कोई 3 विवेचना कीजिए। तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं से आपको एक तो मिलता है विविधता का सम्मान, विविधता का सम्मान। दूसरा आपको मिलता है लोकतंत्र को मजबूती,
लोकतंत्र को मजबूती। और तीसरा आपको मिलता है समावेशी विकास। समावेशी विकास। तो ये 17 था। ऐसे ही खंड दे है, खंड दे वाले बड़े क्वेश्चन है, तो बड़े क्वेश्चन है, आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन है वो आप कर लोगे। गुजरात आंदोलन आपको पता ही है, बिहार आंदोलन पता ही है, दोनों ही छात्र आंदोलन थे, जेपी ने नेतृत्व किया था। लोकसभा का 1977 का चुनाव मतलब आपातकाल के बाद का चुनाव था। जनता पार्टी की सरकार का गठन तो आपातकाल के बाद ही हुआ था, 1977 के चुनाव के बाद ही। 19वां क्वेश्चन है, 89 के बाद महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति थी। इस कथन के आधार पर व्यापक सहमति क्यों थी? क्योंकि उस टाइम जो मसले थे ओबीसी का था, उस पे सारे सहमत थे। नई आर्थिक नीति थी मनमोहन सिंह वाली, नई आर्थिक नीति, उससे भी सारे सहमत थे। गठबंधन की सरकारें थी, किसी के पास बहुमत नहीं था तो इसलिए थे। 90 के दशक से गठबंधन की राजनीति की विवेचना कीजिए। तो 90 के दशक के बाद गठबंधन बना क्योंकि किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। कारण था क्षेत्रीय दलों का उभरना, क्षेत्रीय दल उभर रहे थे इसलिए। तो आप इसमें ये लिख सकते थे। और मानचित्र वाला क्वेश्चन तो आपको आसान दे ही रखा है। 20वां क्वेश्चन श्रीलंका का पूछा है, दक्षिण कोरिया, स्पेन, बांग्लादेश, या सऊदी अरब, रूस, जापान और चीन, ये आपको पूछा है। तो ये हमारा राजनीति का पेपर था। हमने हल करने की पूरी कोशिश करी। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किस प्रकार का पेपर था। ये तो हमें पता है कि पेपर है वो ब्लूप्रिंट के आधार पर नहीं आया, परंतु ये थे कि जिस चैप्टर या प्रश्नावली जितने नंबर की आनी थी उतने की आई है। बस क्वेश्चन है वो किसी को एबीसीडी वाले में दे दिया, किसी को 1 नंबर वाले में दे दिया, किसी को 2 नंबर वाले में दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।